न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। न्यूज 222 लेकर आए हैं हम अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। पर्रिकर ने दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि पर्रिकर ने कहा कि इस दौरान कैबिनेट में आने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पर्रिकर की छवि बेहद साफ सुथरे और फैसले लेने वाले नेता की है, लिहाजा मोदी उन्हें रक्षा मंत्री के तौर पर चाहते हैं। आईआईटी ग्रेजुएट पर्रिकर दूसरी बार गोवा के सीएम का कार्यकाल संभाल रहे हैं और अपनी सादगी के लिए काफी चर्चित हैं। आपको बता दें, पर्रिकर ने साल 2013 में गोवा में हुई बीजेपी की बैठक में मोदी का नाम पीएम पद के लिए सबसे पहले आगे किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा विधानसभा के मौजूदा स्पीकर राजेंद्र आर्लेकर को नया सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 9 नवंबर को होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट विस्तार में 10 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। इनमें बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा और हंसराज अहीर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा के दिग्गज जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, उदित राज और गिरिराज सिंह को भी मौका मिल सकता है। शुक्रवार को चुनाव आयोग की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। चर्चा है कि दिल्ली में जनवरी या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। राष्ट्रपति की मुहर के बाद आधिकारिक तौर पर दिल्ली विधानसभा भंग हो गई है। दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव को रद्द कर दिया है। दिल्ली की महरौली, कृष्णानगर और तुगलकाबाद में उपचुनाव होने थे। दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही आम आदमी पार्टी पोस्टर लेकर सामने आ गई। आपके पोस्टर में मोदी सरकार के 150 दिनों के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल के पोस्टर में लिखा गया है कि बीजेपी ने 150 दिनों में पानी के बिल दोगुने कर दिए। बीजेपी ने 150 दिनों में पानी के बिल दोगुने कर दिए। पोस्टर में यह भी लिखा है कि 49 दिनों की आप सरकार के दौरान पानी बिल माफ कर दिया गया था। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनसे डर रही है, इसलिए किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही। केजरीवाल चुनाव में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के कामकाज को मुद्दा बनाने वाले हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि क्या बीजेपी बताएगी कि 7 साल से एमसीडी में रहते हुए उसने क्या क्या किए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, हम 49 दिन ही सरकार में रहे तो बात इसकी ही तो करेंगे। 49 दिनों के प्रदर्शन पर केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, 49 दिनों तक तो वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करते रहे। सतीश उपाध्याय ने यह भी कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का केजरीवाल का आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सीएम पद के सवाल पर शीला ने कहा कि इस पद के लिए उनका कोई मन नहीं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी की लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति बनाई गई। बैठक में सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार को लेकर रूपरेखा बनाई गई। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आधार पर उम्मीदवार तय होंगे। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग जल्द ही आम आदमी पार्टी को डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद भी आम आदमी पार्टी ने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। चुनाव आयोग ने पार्टियों को 26 अगस्त तक खर्च का ब्यौरा देने के लिए कहा था। सूत्रों से खबर, चुनाव आयोग ने डिफॉल्टर पार्टियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें आम आदमी पार्टी का नाम भी है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बढ़ते टकराव के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने दखल दिया है। बाबा रामदेव ने निर्दलीय विधायक रवि राणा के जरिए उद्धव को संदेश पहुंचाया है। रामदेव ने कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ आना चाहिए और दोनों को मिलकर सरकार चलानी चाहिए। शिवसेना ने रविवार को अहम बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने या नहीं होने पर फैसला होगा। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। शिवसेना की तरफ से एक बार फिर यह मांग उठने के बाद कयास है कि वो विपक्ष में बैठने की तैयारी में है। शिवसेना 1995 के फॉर्मूले के तहत समझौता चाहती है, जब छोटे पार्टनर बीजेपी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया था। शिवसेना जहां डिप्टी सीएम की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी इससे इनकार कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें शिवसेना के किसी अल्टीमेटम के बारे में पता नहीं है। सीएम ने कहा, शिवसेना से फिलहाल बातचीत जारी है। खबर थी कि शिवसेना ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार पहले सदन में विश्वास मत हासिल करेगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, राज्य पर जो 3 लाख करोड़ का कर्ज है, उस पर सरकार श्वेत पत्र लाएगी। जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर पर हैं।
फोर्ब्स ने लिखा है कि इंडिया का ये नया रॉक स्टार बॉलीवुड से नहीं बल्कि जनता के चुने हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी के अलावा 36वें नंबर पर मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम भी है। हालांकि पिछली बार 21वें नंबर पर रहने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बार जगह नहीं मिली है। अंबानी के बाद इस लिस्ट में भारतीय मूल के लक्ष्मी निवास मित्तल को 57वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्या नाडेला को इस लिस्ट में 64वां स्थान मिला है। 72 लोगों की इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को पछाड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर पहले नंबर पर। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीसरे पोप फ्रांसिस चौथे और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को 5वें नंबर पर जगह दी गई है। इस साल मोदी समेत 12 लोगों को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया। आतंकी हसानुल्लाह ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए कहा कि वो कश्मीर और गुजरात का बदला लेगा। आतंकी हमले को देखते हुए पीएम मोदी की रैलियों और जनसभाओं में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकी हसानुल्लाह ने कहा कि बाघा बॉर्डर पर हुआ हमला पाकिस्तान और भारत दोनों की हुकूमतों को संदेश देने के लिए था। आतंकी संगठन का कहना है कि उसका अगला मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला लेना है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के शानदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सिडनी और मेलबर्न के बीच विशेष ट्रेन चलाने की योजना है। भारतीय समुदाय के लिए लोगों के लिए चलाई जा रही इस ट्रेन का नाम मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। मोदी 15 नवंबर से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम होंगे। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार दामाद को पीएम बनाने पर वो विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि विवाद बढ़ता देख सीएम के दामाद देवेंद्र कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सीएम जीतन राम मांझी ने इस मामले पर कहा कि आरोपों तो हम लोगों पर लगते रहते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। मांझी से पूछा गया क्या उन्होंने 2000 के नियम का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने कहा इसकी वो जांच कराएंगे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बिहार के कोऑपरेटिव मंत्री जयकुमार सिंह ने जीतन राम मांझी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सीएम ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सीएम को हिदायत देते हुए कहा उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाए। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया जीतन राम मांझी को सीएम पद से हटाने के लिए नीतीश कुमार के समर्थकों की ये चाल है। दरअसल साल 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक नियम बनाया था जिसमें कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अपने किसी रिश्तेदार को अपना पीए नहीं रख सकता। यहाँ तक कि मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना पीए रखते वक्त शपथ पत्र भी देना होता है कि पीएम का रिश्तेदार नहीं है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में 16 मई के बाद पिछली सरकार के लिए फैसलों की समीक्षा करने का फैसला किया गया। खट्टर सरकार ने अगले साल जनवरी से पेंशन राशि 1000 से 1200 करने का फैसला लिया। वहीं बॉर्डर लैंड डील के मुद्दे पर कैबिनेट में तो कोई फैसला नहीं हुआ, मगर सीएम ने यह साफ किया कि शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा भारत पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पहले पाक तय करे और भारत से बात करना चाहता है या भारत को तोड़ने वालों से। जेटली ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और रिश्ते को सामान्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं हैं जिसे पाकिस्तान को मानना होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया। एलओसी के मेंढर सेक्टर में सोनागली में बीती रात पाकिस्तान ने जोरदार फायरिंग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी छोड़ चुके अखिलेश दास पर सनसनीखेज आरोप लगाए। माया ने दावा किया अखिलेश ने राज्यसभा टिकट के लिए 100 करोड़ की पेशकश की थी। वहीं अखिलेश दास ने उल्टे आरोप लगाया कि मायावती ने पैसे लेकर विधानसभा के लिए टिकट बांटे थे। बीएसपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मायावती ने 2 सीटों पर दलित उम्मीदवार राजाराम और वीर सिंह को मैदान में उतारा है। नाबालिग से बलात्कार के चलते जेल में बंद आसाराम की ओजस्वी पार्टी दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। आसाराम की ओजस्वी पार्टी महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़कर आसाराम को जेल से बाहर लाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की नीतियां तय करने वाले पीएम के पैनल में फेरबदल करते हुए सुनीता नारायण को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति में आर के पचौरी को भी शामिल किया गया है। पचौरी उस समय जलवायु परिवर्तन संबंधी इंटर गवर्नमेंटल पैनल के अध्यक्ष थे जब इस संस्था को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। जापान से मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए टोक्यो में उन्हें ये अवार्ड मिला। यूपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया को हर महीने 500 रुपए की पेंशन मिलेगी। यूपी सरकार के इस फैसले से 40 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के आदेश पर प्रशांत विहार थाने में केस दर्ज हुआ।
दरअसल कुछ महीने पहले कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग को लेकर आप विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी नेता शोभा गुप्ता में झगड़ा हुआ था। इसी मामले में गर्ग पर केस हुआ है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आर्य उस्मानी को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अहमदनगर जिले में 3 दलितों की हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी शामिल है। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीएसएनएल के एक ऑफिस को नगर निगम ने सील कर दिया। बीएसएनएल ने 2007 से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इंटरपोल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इजरायल गए हैं। आज राजनाथ सिंह की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हो सकती है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक मां पर अपने 2 बच्चों की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के चलते आरोपी महिला ने अपने बच्चों का सिर कुचल दिया। वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के भोजपुर में 8 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल ने बच्ची की लाश को बगीचे में फेंक दिया। गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली में एक नर्स के घर से चोरों ने 25 लाख रुपए की चोरी की। पीड़ित नर्स का घर एम्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में है। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब घर में कोई नहीं था। पीड़ित कविता शर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने और रुपए रखे थे। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके के पीछे बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के गुरदासपुर में एक तेज रफ्तार बस ने युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 220 बच्चों को बरामद किया। इनमें से 158 बच्चों को पुलिस ने उनके मां बाप को सौंप दिया। बाकी बच्चे या तो घर नहीं जाना चाहते या उनके मां बाप उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। आगरा में चंबल नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। 90 लोग तैर कर किसी तरह बाहर आ गए। 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। गोताखोर उनकी तलाश में जुटे हैं। मुंबई सटर ठाणे में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर उस पर चाकू से कई बार किए। लड़की के बाप पर भी उसने जानलेवा हमला किया। लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि पिता की हालत गंभीर है। शादी से इनकार करने पर आरोपी ने लड़की और उसके बाप पर हमला किया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में आरोपी पीयूष के पिता, मां और 2 भाइयों को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई। इन चारों ने आज कोर्ट में सरेंडर किया था। उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चारों को जमानत दे दी। झारखंड के धनबाद में आतंकी संगठन आईएसआईएस के 3 संदिग्ध समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुहर्रम के दिन एक शख्स ने वो टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर आईसिस और पाकिस्तान लिखा था। संदिग्ध शख्स ने इस दौरान पाकिस्तान का झंडा भी लहराया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उस संदिग्ध को पकड़ लिया। पुलिस ने उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी हिरासत में लिया जहां यह टी शर्ट प्रिंट की गई। साथ ही पुलिस ने इस टी शर्ट को बेचने वाले शख्स को भी धर दबोचा। पुलिस इनसे पूछताछ कर यह पता लगा रही है आतंकी संगठन आईएसआईएस से इनका कोई ताल्लुक है या नहीं। वहीं आरोपियों के घर वालों की शिकायत है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को पकड़ रखा है। महाराष्ट्र के पुणे में कांटों के ढेर पर चलने की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। शिव उत्सव के मौके पर यहां लोग कांटों के ढेर पर से गुजरे। कोई कांटों के ढेर पर छलांग लगा रहा था, उसके ऊपर से कोई गुजर रहा था। मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में एकजुटता बनी रहती है। अंधविश्वास की परंपरा कई सालों से चली आ रही। झारखंड के खूंटी में मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पन्नालाल के पास करोड़ों की संपत्ति होने का पता चला है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर पन्नालाल उन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों को सौंप देता था। दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में काम करने वाली इन एजेंसियों से पन्नालाल को काफी कमीशन मिलता था। चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और सलमान खान हिट एंड रन केस में 24 नवंबर तक सुनवाई टल गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 10 नवंबर तक पेश करने का आदेश दिया। उधर संत रामपाल के खिलाफ वारंट जारी करने पर बवाल खड़ा हो गया। चंडीगढ़ में संत रामपाल के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। संत रामपाल पर सरकारी जमीन पर कब्जे और हत्या का मामला चल रहा है।
हाईकोर्ट ने 2 बार निजी तौर पर उन्हें पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो किराए में इजाफा हो सकता है। गुड़गांव में सीएनजी के दाम में प्रति किलो 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो पीएनजी के दाम 4 रुपए 24 पैसे बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई कमी के चलते पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। बुधवार को कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल पहुंच गए। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में ई रिक्शा चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला फूका। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द ई रिक्शा चलाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने ई रिक्शा पर रोक लगा रखी है। राजस्थान के अजमेर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हॉट एयर बैलून अजमेर की सेंट्रल जेल परिसर में उतर गया। इस बैलून में वेस्टइंडीज की 2 महिला पर्यटक और बैलून ऑपरेटर सवार थे। यह हॉट एयर बैलून पुष्कर मेले से उड़ा था। बैलून ऑपरेटर का कहना है कि उड़ान के कुछ देर बाद ही वो दिशा भटक गया। बैलून ऑपरेटर ने सुरक्षित मैदान देखकर बैलून नीचे उतारा। वो नहीं जानता था कि वो मैदान जेल परिसर है। अजमेर की सेंट्रल जेल में इस तरह से हॉट एयर बैलून की लैंडिंग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जेल में कई खूंखार कैदी बंद हैं। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं अजमेर की सेंट्रल जेल प्रशासन ने बलून कंपनी और उसके पायलट के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। दरअसल पुष्कर से विदेशी सैलानियों को लेकर 3 हॉट एयर बैलून उड़े थे, जिनमें से 2 अपनी दिशा भटक गए। बिहार के सासाराम में एक ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को कुचल दिया। छात्र की मौत से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का आरोप है पुलिस वाले पैसे लेकर अवैध रूप से पत्थर लदे ट्रक को नो एंट्री जोन से पार कराते हैं। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक युवक के ड्रामे के चलते 2.5 घंटे हड़कंप मचा रहा। 24 साल का युवक खुदकुशी के इरादे से बांद्रा वर्ली सीलिंग पहुंचा और सीलिंग की रेलिंग पकड़कर लटक गया। ये युवक रेलिंग से लटका रहा और कूदकर जान देने की धमकी देता रहा। कुछ देर बाद युवक सीलिंग से नीचे समुद्र में कूद गया, लेकिन समुद्र में तैनात पुलिस और मछुआरों ने उसे बचा लिया। युवक का कहना था कि वो एक होटल में काम करता है और उसका मालिक उसे 3 महीने से वेतन नहीं दे रहा। जांच में युवक की बात गलत साबित हुई। बाद में पता चला कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को लाइट से सजाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर यहां आतिशबाजी भी आज की जाएगी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश पकड़ा गया। बदमाश की निशानदेही पर उसके 2 और साथी गिरफ्तार किए गए। लोग दिल्ली से कार लूटकर भाग रहे थे। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने एक सिपाही की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। यह वारदात उस वक्त हुई जब सिपाही एक फैक्ट्री में लूट की वारदात करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में बदमाशों ने एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने बिल्डर के दफ्तर के बाहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके सरगना ने खुद अपने ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था।